नमस्कार। आज हम कुछ ऐसी स्वास्थ्य समस्याओं की तह तक जा रहे हैं जिनके बारे में हम अक्सर सुनते तो हैं लेकिन शायद पूरी तरह समझते नहीं। ये है गैर संचारी रोग यानी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज या एनसीडीज। इन्हें पुरानी बीमारियां भी कहते हैं। अब पहली बात तो ये कि ये सर्दी जुकाम की तरह एक से दूसरे को नहीं लगती, लेकिन जो आंकड़ा इन स्रोतों में सामने आया है वो चौंकाने वाला है। दुनिया भर में होने वाली कुल मौतों में से लगभग 71% इन्हीं बीमारियों की वजह से होती हैं। सोचिए, हर 10 में से 7 मौतें। तो आज का हमारा मकसद है इन स्रोतों के आईने में इन साइलेंट किलर्स को करीब से देखना। ये हैं क्या, इन्हें ताकत कहाँ से मिलती है और हमारे लिए इसके क्या मायने हैं। नहीं है। ये धीरे धीरे पनपती हैं और लंबे समय तक बनी रहती हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO इन्हें बीमारियों के वर्गीकरण में समूह 4 में रखता है। ये एक तरीका है दुनिया भर में स्वास्थ्य डेटा को व्यवस्थित करने का, ताकि तुलना की जा सके। इस समूह 4 में कई जानी पहचानी और कुछ कम सुनी बीमारियां आती हैं। कौन कौन सी बीमारियां शामिल हैं इसमें, इन दस्तावेजों के अनुसार? मतलब क्या क्या आता है इसमें? हाँ, तो लिस्ट काफ़ी लंबी है। इसमें कैंसर, डायबिटीज़ यानी मधुमेह, दिल और खून की नलियों से जुड़ी बीमारियां, सांस की पुरानी तकलीफ़ें जैसे COPD और अस्थमा तो है ही। साथ ही कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिन पर शायद हम NCDs के तौर पर तुरंत ध्यान ना दें, जैसे कि हार्मोन या अंतस्रावी ग्रंथियों के विकार, मानसिक और तंत्रिका संबंधी समस्याएं, सुनने देखने या सूंघने जैसी इंद्रियों के रोग, पाचन तंत्र की दिक्कतें, गुर्दे और मूत्र प्रणाली के रोग, त्वचा की बीमारियां, जोड़ों और हड्डियों के रोग जैसे गठिया, और यहाँ तक कि कुछ जन्मजात समस्याएं जैसे कटे होंठ या डाउन सिंड्रोम, और मुंह व दांतों की तकलीफें भी। इन्हें WHO संक्रामक रोगों वो समूह 1 है और चोटों जो समूह 5 है से अलग रखता है। अच्छा, तो दायरा काफी बड़ा है। मतलब सिर्फ दिल या कैंसर नहीं, और भी बहुत कुछ। लेकिन इन स्रोतों में खास तौर पर 4 बीमारियों का जिक्र बार बार आता है जिन्हें एनसीडीज से होने वाली मौतों और बीमारियों का मुख्य कारण बताया गया है। हाँ, वो 4 मुख्य खिलाड़ी हैं। पहला, हृदय और रक्त वाहिकाओं के रोग, जिसमें दिल का दौरा और स्ट्रोक दोनों शामिल हैं। दूसरा, कैंसर। तीसरा, सांस की पुरानी बीमारियां, खासकर COPD और अस्थमा। और चौथा, डायबिटीज यानी मधुमेह। ये चारों मिलकर NCDs के बोझ का एक बहुत बहुत बड़ा हिस्सा उठाते हैं। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प पहलू है जिस पर स्रोत ध्यान दिला रहे हैं, मानसिक स्वास्थ्य। अक्सर जब हम एनसीडीज की बात करते हैं तो मानसिक बीमारियां शायद उतनी सामने नहीं आती। ये बहुत अहम नुक्ता है। जानकारी के अनुसार मानसिक विकार जैसे मेजर डिप्रेशन, एंग्जाइटी डिसऑर्डर, सिजोफ्रेनिया और बाइपोलर डिसऑर्डर वगैरह, ये वैश्विक स्तर पर बीमारी के बोझ ग्लोबल डिजीज बर्डन GBD के शीर्ष कारणों में शामिल रहे हैं। और इनका सिर्फ स्वास्थ्य पर ही नहीं बल्कि आर्थिक बोझ भी काफी ज्यादा है। यहाँ बात वाकई गंभीर हो जाती है, क्योंकि कुछ शोध जैसे वाइगो और उनके साथियों का, जिनका जिक्र इन स्रोतों में है, बताते हैं कि हम शायद मानसिक बीमारियों के असल बोझ को कम आंक रहे हैं। कम आंक रहे हैं? ऐसा क्यों? मतलब क्या वजह बताई गई है इसकी? हाँ, इसके कुछ ठोस कारण बताए गए हैं। पहला, कई बार दिमागी और नसनाड़ियों की बीमारियों मतलब मनोरोग और तंत्रिका संबंधी, इनके बीच का अंतर वो धुंधला हो जाता है, जिससे आंकड़ों में थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। दूसरा, अक्सर आत्महत्या या खुद को नुकसान पहुंचाने के मामलों को मानसिक बीमारी के आंकड़ों से अलग रखा जाता है, जबकि इनका गहरा संबंध होता है। तीसरा, शरीर के पुराने दर्द की कई समस्याओं को सिर्फ हड्डियों या मांसपेशियों की दिक्कत मान लिया जाता है, जबकि मानसिक स्वास्थ्य का इसमें बड़ा हाथ हो सकता है। वो कनेक्शन मिस हो जाता है। चौथा, पर्सनालिटी डिसऑर्डर जैसी स्थितियों को कई बार बोझ की गणना में शामिल ही नहीं किया जाता। और पांचवा, गंभीर मानसिक बीमारियों की वजह से होने वाली अन्य शारीरिक बीमारियों से मौतें, जैसे मान लीजिए हृदय रोग, उसको सीधे मानसिक बीमारी के खाते में नहीं जोड़ा जाता। अरे, तो इसका मतलब है कि मानसिक बीमारियों का असर शायद कहीं ज्यादा गहरा है जितना हम आमतौर पर मानते हैं। ये तो आंकड़ों के पीछे छिपी एक बड़ी कहानी लग रही है। चलिए अब उन वजहों पर आते हैं जिनकी वजह से एनसीडीज होती है। खतरा किसे है और क्यों? स्रोत जोखिम कारकों के बारे में क्या बताते हैं? हाँ, तो जानकारी के अनुसार जोखिम कारकों को 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहले हैं गैर परिवर्तनीय यानी नॉन मॉडिफाइबल कारक। ये वो चीजें हैं जिन्हें हम बदल नहीं सकते।
हमारी उम्र, हमारा लिंग, पुरुष या महिला होना, और हमारी जेनेटिक बनावट यानी हमारे जीन्स। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, कुछ बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। कुछ बीमारियां पुरुषों में ज्यादा आम हैं तो कुछ महिलाओं में। और हमारे परिवार से मिले जीन्स भी हमारी सेहत पर असर डालते हैं। ये तो हमारे हाथ में नहीं है। और दूसरे तरह के कारक? वो कौन से हैं? वो है परिवर्तनीय यानी मॉडिफाइबल कारक। और यही वो जगह है जहां उम्मीद की किरण दिखती है। ये वो आदतें और स्थितियां हैं जिन्हें हम और हमारा समाज मिलकर बदल सकते हैं, जिससे सेहत सुधर सकती है। WHO ने 4 सबसे बड़े परिवर्तनीय जोखिम कारकों की पहचान की है। तंबाकू का किसी भी रूप में इस्तेमाल, शराब का हानिकारक सेवन, अस्वास्थ्यकर खाना पान, अस्वास्थ्यकर मतलब? जैसे जैसे ज्यादा फैट, नमक, चीनी वाला खाना और कम फल सब्जियां खाना। और चौथा कारक है शारीरिक निष्क्रियता, यानी ज्यादातर बैठे रहना, कसरत ना करना। इन पर काबू पाकर एनसीडीज के बोझ को काफी हद तक कम किया जा सकता है। ये जानना अहम है कि इन कारकों को बदला जा सकता है, पर क्या स्रोत इस पर भी कुछ रोशनी डालते हैं कि इन्हें बदलना इतना मुश्किल क्यों होता है लोगों के लिए? क्या ये बस व्यक्तिगत इच्छा शक्ति की बात है? देखिए, स्रोत सीधे तौर पर इस मनोवैज्ञानिक या सामाजिक पहलू पर ज्यादा विस्तार में नहीं जाते, लेकिन इशारा जरूर करते हैं कि ये सिर्फ व्यक्तिगत इच्छा शक्ति का मामला नहीं है। सामाजिक, आर्थिक और माहौल से जुड़े कारक भी बड़ी भूमिका निभाते हैं, जैसे कि स्वस्थ भोजन तक पहुंच है या नहीं, सस्ता है या महंगा, कसरत के लिए सुरक्षित जगह हैं क्या, और फिर तंबाकू और शराब की मार्केटिंग और उपलब्धता, तनाव का स्तर, ये सब चीजें भी असर डालती हैं। इसलिए बदलाव के लिए व्यक्तिगत कोशिशों के साथ साथ सामाजिक और नीतिगत स्तर पर भी काम करने की जरूरत होती है। बिल्कुल, ये पूरी तस्वीर देखना जरूरी है। चलिए अब कुछ खास एनसीडीज पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं, जैसा इन स्रोतों में बताया गया है। शुरुआत करते हैं हृदय रोगों यानी कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस से। हमारा दिल और खून की नलियां मिलकर सर्कुलेटरी सिस्टम बनाते हैं, जो पूरे शरीर में ऑक्सीजन और पोषण पहुंचाने और गंदगी बाहर निकालने का काम करता है। लेकिन जैसा कि स्रोत बताते हैं, अब ये सिस्टम दुनिया भर में मौत और अपंगता का एक बड़ा कारण बन गया है। हाँ, और इसमें एक आम समस्या है कोरोनरी आर्टरी डिजीज, CAD। इसे इश्केमिक हार्ट डिजीज, IHD, या कोरोनरी हार्ट डिजीज, CHD भी कहते हैं। आसान भाषा में समझें तो ये दिल को खून पहुंचाने वाली मुख्य पाइपलाइनों यानी कोरोनरी धमनियों में रुकावट आने लगती है, अक्सर फैट जमा होने से, प्लाक बनने से। जब रुकावट बढ़ती है तो दिल की मांसपेशियों को जरूरी ऑक्सीजन और पोषण नहीं मिल पाता। और इसका नतीजा क्या होता है? क्या लक्षण दिखते हैं? इसके नतीजे काफी गंभीर हो सकते हैं। सीने में दर्द या दबाव महसूस होना, जिसे एंजाइना कहते हैं, या फिर दिल का दौरा पड़ सकता है, मायोकार्डियल इंफार्क्शन, दिल की धड़कन का अनियमित होना, अतालता, हार्ट फेलियर जब दिल ठीक से पंप नहीं कर पाता, और अचानक मृत्यु भी हो सकती है। इसके इलाज के लिए क्या तरीके बताए गए इन स्रोतों में? चिकित्सा प्रबंधन में कई तरह की दवाइयां शामिल हैं। कुछ दवाएं खून को पतला रखती हैं ताकि थक्के ना बने, ये एंटीप्लेटलेट दवाएं हैं। कुछ दवाएं बने हुए खक्कों को घोलने में मदद करती हैं, जिन्हें थ्रोम्बोलाइटिक कहते हैं। कुछ दवाएं खून की नलियों को चौड़ा करती हैं ताकि खून का बहाव बेहतर हो, ये वैसोडिलेटर हैं। और कुछ दवाएं, जिन्हें बीटा ब्लॉकर्स कहते हैं, वो दिल की धड़कन और ब्लड प्रेशर को काबू में रखने में मदद करती हैं। मकसद यही होता है कि दिल पर पड़ने वाले बोझ को कम किया जाए और खून के बहाव को सुधारा जाए। दिल की बीमारियों में ही एक और बड़ा खतरा है स्ट्रोक। इसे ब्रेन अटैक या सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट, CVA भी कहते हैं। स्रोतों के अनुसार ये तब होता है जब दिमाग के किसी हिस्से में खून का बहाव अचानक रुक जाता है या कोई खून की नली फट जाती है। नतीजा, दिमाग के उस हिस्से की कोशिकाएं मरने लगती हैं, जिससे शरीर के काम करने के तरीके पर असर पड़ता है। और इसके पीछे भी अक्सर वही कारण होते हैं जो दिल की बीमारियों के पीछे होते हैं, है ना? जैसे हाई BP, कोलेस्ट्रॉल। हाँ बिल्कुल, जैसे धमनियों का सख्त होना, एथेरोस्क्लेरोसिस, हाई ब्लड प्रेशर, दिल की कोई और बीमारी, खून में ज्यादा फैट या कोलेस्ट्रॉल होना, हाइपरलिपिडीमिया और डायबिटीज, ये सब जुड़े हुए हैं। स्रोत इसके लक्षणों का भी जिक्र करते हैं, जैसे अचानक शरीर के एक हिस्से में कमजोरी या लकवा मार जाना, हाथ पैर सुन्न हो जाना, बोलने या समझने में दिक्कत होना, देखने में परेशानी, चक्कर आना या संतुलन खोना और एकदम तेज सिरदर्द। स्ट्रोक एक मेडिकल इमरजेंसी है और तुरंत इलाज जरूरी है। देखभाल का लक्ष्य होता है मरीज को स्थिर करना, दिमाग को और नुकसान से बचाना और बाद में रिकवरी में मदद करना। दिल और दिमाग के बाद अब बात करते हैं कैंसर की। स्रोत इसे शरीर की कोशिकाओं की अनियंत्रित और बेलगाम बढ़ोतरी के रूप में परिभाषित करते हैं।
सामान्य कोशिकाएं एक नियमित तरीके से बढ़ती हैं और मरती हैं, लेकिन कैंसर कोशिकाएं बिना रुके बढ़ती चली जाती हैं और गांठ या ट्यूमर बना सकती हैं। और ये शरीर के दूसरे हिस्सों में भी फैल सकती हैं, जिसे मेटास्टेसिस कहते हैं। ये फैलना ही इसे खतरनाक बनाता है। इन दस्तावेजों में फेफड़ों के कैंसर, लंग कैंसर का खास जिक्र है। बताया गया है कि ये फेफड़ों में होने वाला सबसे आम किस्म का घातक ट्यूमर है। खासतौर पर ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा का नाम लिया गया है, जो फेफड़ों की हवा की नलियों, ब्रोंकिए और ब्रोंक्यूल्स की अंदरूनी परत की कोशिकाओं से शुरू होता है। जानकारी के अनुसार लगभग 90-95% फेफड़ों के कैंसर इसी प्रकार के होते हैं। इसके इलाज के लिए मुख्य रूप से सर्जरी, ट्यूमर निकालना, रेडियोथेरेपी, रेडिएशन से कैंसर कोशिकाओं को मारना और कीमोथेरेपी, दवाओं से कैंसर का इलाज का जिक्र है। फेफड़ों से जुड़ी एक और बड़ी श्रेणी है पुरानी श्वसन संबंधी बीमारियां। इसमें एक प्रमुख नाम है COPD, यानी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। इसे कुछ लोग COLD, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज भी कहते हैं। इसमें होता क्या है कि फेफड़ों के अंदर हवा के आने जाने के रास्ते, मतलब वायुमार्ग, और फेफड़ों के ऊतक, पेरेन्काइमा, में धीरे धीरे खराबी आने लगती है। इससे सांस लेना मुश्किल हो जाता है, हवा का प्रवाह बाधित होता है, और ये समस्या वक्त के साथ बढ़ती जाती है, मतलब प्रोग्रेसिव है। और दूसरी बीमारी जिसका जिक्र है वो है अस्थमा। स्रोत बताते हैं कि ये वायुमार्गों की एक पुरानी सूजन वाली बीमारी है। इसमें वायुमार्ग बहुत संवेदनशील हो जाते हैं और कुछ चीज़ों जैसे धूल, धुआं, पराग या ठंडी हवा के संपर्क में आने पर उनमें सूजन आ जाती है और वे सिकुड़ जाते हैं। साथ ही बलगम भी ज्यादा बनने लगता है। नतीजा, सांस लेने में तकलीफ, खांसी, सीने में जकड़न और घरघराहट की आवाज आना। अस्थमा का दौरा पड़ने पर ये लक्षण तेज हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल, अस्थमा के दौरे में सांस लेना इसलिए मुश्किल हो जाता है क्योंकि वायु मार्ग सिकुड़ जाते हैं। उसे ब्रोंकोस्पाज्म कहते हैं। उनमें सूजन आ जाती है, म्यूकोसील एडिमा, बलगम भर जाता है और वो सूजन बढ़ जाती है। ये सब मिलकर हवा के रास्ते को ब्लॉक कर देते हैं। और आखिर में चलिए बात करते हैं डायबिटीज मेलिटस यानी मधुमेह की। मधुमेह, जिसे आम भाषा में शुगर की बीमारी भी कहते हैं, एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। मतलब शरीर के मेटाबॉलिज्म से जुड़ा है। इसमें खून में शुगर, ग्लूकोज की मात्रा सामान्य से ज्यादा हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? इसके दो मुख्य कारण हो सकते हैं। या तो हमारे शरीर में अग्न्याशय पैंक्रियास नाम की ग्रंथि पर्याप्त इंसुलिन नहीं बना पाती। इंसुलिन एक हार्मोन है जो खून से शुगर को कोशिकाओं में पहुंचाने में मदद करता है ताकि ऊर्जा मिल सके। या फिर शरीर इंसुलिन तो बनाता है लेकिन कोशिकाएं उस पर ठीक से प्रतिक्रिया नहीं करती, जिसे इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। दोनों ही सूरतों में खून में शुगर का स्तर बढ़ जाता है। और खून में लगातार शुगर ज्यादा रहने की क्या नुकसान है? मतलब इसके लॉन्ग टर्म असर क्या होते हैं? लंबे समय तक ब्लड शुगर ज्यादा रहने से शरीर के कई अंगों को नुकसान पहुंच सकता है। स्रोत बताते हैं कि इससे नसें, न्यूरोपैथी, गुर्दे, नेफ्रोपैथी, आंखें, रेटिनोपैथी और खून की नलिकाएं क्षतिग्रस्त हो सकती हैं, जिससे दिल की बीमारियों और स्ट्रोक का खतरा भी बढ़ जाता है। ये सब इंटरकनेक्टेड हैं। स्रोतों में डायबिटीज के दो मुख्य प्रकारों का भी जिक्र है, टाइप 1 और टाइप 2। इनमें क्या फर्क है? हाँ, तो टाइप 1 डायबिटीज में, जो अक्सर कम उम्र में शुरू होती है, इसे पहले जुवेनाइल डायबिटीज भी कहते थे, शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली, इम्यून सिस्टम, गलती से पैंक्रियास की इंसुलिन बनाने वाली बीटा कोशिकाओं पर हमला करके उन्हें नष्ट कर देती है। नतीजा, शरीर में इंसुलिन बनता ही नहीं या बहुत ही कम बनता है। इसलिए टाइप 1 वाले मरीजों को जीवित रहने के लिए इंसुलिन इंजेक्शन लेने ही पड़ते हैं। ये इंसुलिन डिपेंडेंट है। और टाइप 2 वो कैसे अलग है? टाइप 2 डायबिटीज ज्यादा आम है और अक्सर वयस्कों में होती है, हालांकि अब ये युवाओं में भी दिखने लगी है। इसमें शरीर या तो पर्याप्त इंसुलिन नहीं बनाता या फिर कोशिकाएं इंसुलिन के प्रति उतनी संवेदनशील नहीं रहती, मतलब वो इंसुलिन रेजिस्टेंस वाली बात। तो शरीर में चाबी इंसुलिन तो है, पर ताले कोशिकाएं ठीक से खुल नहीं रहे, जिससे शुगर खून में ही जमा होती रहती है। टाइप 2 डायबिटीज अक्सर लाइफस्टाइल कारकों जैसे मोटापा, अस्वास्थ्यकर आहार और शारीरिक निष्क्रियता से जुड़ी होती है। हालांकि जेनेटिक्स भी इसमें भूमिका निभाते हैं। तो आज की इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? हमने देखा कि गैर संचारी रोग यानी NCDs कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये एक बहुत बड़ी वैश्विक स्वास्थ्य चुनौती है। ये चुपके से आती हैं, लंबे समय तक रहती हैं और दुनिया भर में लाखों लोगों की जिंदगी और मौत की वजह बनती हैं। हमने इनके मुख्य प्रकारों को समझा, जाना कि कौन से जोखिम कारक हमारे बस में है
और कौन से नहीं। और दिल की बीमारियों, कैंसर, सांस की तकलीफों और डायबिटीज जैसे कुछ बड़े खिलाड़ियों पर थोड़ी गहराई से नजर डाली, वो भी हमारे पास मौजूद जानकारी के आधार पर। बिल्कुल। और ये सारी जानकारी सिर्फ जानने के लिए नहीं है, इसका असली महत्व ये समझने में है कि खतरा कहाँ है और हम क्या कर सकते हैं। खास तौर पर वो परिवर्तनीय जोखिम कारक तंबाकू, शराब, खान-पान और कसरत की कमी, ये हमें याद दिलाते हैं कि रोकथाम मुमकिन है। अपनी जीवन शैली में छोटे छोटे बदलाव करके भी हम इन गंभीर बीमारियों के खतरे को कम कर सकते हैं। साथ ही इन बीमारियों की प्रकृति को समझने से शुरुआती लक्षणों को पहचानने और समय पर इलाज शुरू करने का महत्व भी पता चलता है। अर्ली डिटेक्शन बहुत जरूरी है। ये तो हुई रोकथाम और प्रबंधन की बात, लेकिन क्या कोई ऐसा सवाल है जो इन स्रोतों को खंगालने के बाद हमारे श्रोताओं के लिए सोचने लायक हो? हाँ, और यहाँ एक और गहरा सवाल उठता है जो इन स्रोतों को पढ़ने के बाद मन में आता है। हमने देखा कि मानसिक स्वास्थ्य के बोझ को शायद कम आंका जा रहा है और इसके कई व्यवस्थागत कारण हैं, जैसे आंकड़ों का एकत्रीकरण, परिभाषाएं वगैरह। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है, क्या हमारी स्वास्थ्य सेवा प्रणालियां और समाज की सोच वाकई शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बराबर महत्व देती हैं? या कहीं ऐसा तो नहीं है कि मानसिक स्वास्थ्य अब भी हाशिए पर है और इसके दूरगामी परिणाम हम एनसीडीज के बढ़ते बोझ के रूप में भी देख रहे हैं, क्योंकि ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। इस पर विचार करना जरूरी है कि हम कैसे एक ज्यादा समग्र, एक इंटीग्रेटेड स्वास्थ्य व्यवस्था की ओर बढ़ सकते हैं, जहां दिमाग और शरीर दोनों की सेहत को बराबर तवज्जो मिले।